भाई लोगों को राम राम नमस्कार। आज का वीडियो कहाँ से शुरू करूँ। 2 दिन पहले हुए लाल किले के बम ब्लास्ट से, या उससे भी पहले उस बम ब्लास्ट में जो अपनी जान गंवा बैठे उन लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो इस समय अस्पताल में हैं, उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। लेकिन इस तरह की प्रार्थनाएं तो अब हमें लगभग हर दूसरे दिन करनी पड़ेंगी, यदा कदा करनी पड़ेंगी, या हो सकता नहीं भी करनी पड़े। ये डिपेंड करता है कि आखिर हम इस पूरे पूरे इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं और इसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठाती है। भारत सरकार के कदमों पर बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक टाइम स्पैन लेना चाहता हूँ, निठारी कांड से लेकर के और परसों हुए बम ब्लास्ट तक। निठारी कांड आपको याद होगा, नहीं होगा, बात पुरानी हो गई, 18 साल गुजर गए। 18 साल पहले एक व्यक्ति और उसके सहायक पर यह आरोप लगे कि उसकी कोठी के आसपास निरे तमाम बच्चों के कंकाल और छत विछत शव और इस तरह की चीज़ें मिली थी। 18 साल हो गए इस बात को, और 18 साल बाद सारे कोर्ट और सारे गवाह सबूत बयान पुलिस अदालत सब होने के बाद अंततः ये पता लगा कि साहब सुरेंद्र कोहली जी, जो उसके मुख्य किरदार माने जा रहे थे, जो उस समय उनको राक्षस बताया जा रहा था, जो बच्चों का मांस खाता था, बच्चों के साथ व्यभिचार करता था, वो निरपराध है। आखिरी केस में अभी बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि जब बाकी के केसेस में हो गए तो एक एक केस और बचा हुआ, उसमें निर्दोष साबित हो जाएंगे और बाइज्जत बाहर आ जाएंगे। और एक कांड और आपको याद होगा जिसमें बड़ा भारी स्लोगन चला था, नो वन किल्ड जेसिका। वो जेसिका थी। मृत्यु, मौत, मर्डर किसी का भी हो, बुरा तो होता ही है, लेकिन खैर वो जेसिका थी, संभ्रांत परिवार से आती थी, इलीट बैकग्राउंड था, तो उनके लिए लोगों ने मार्च निकाले, कैंडल मार्च निकाले, उनके लिए बातचीत की, और करते करते नए सिरे से मुकदमा चला और उसमें सजा हुई। लेकिन इस एक इंस्टेंस को छोड़ करके, और ये जो अपने सुरेंद्र कोहली निठारी कांड में जो बच्चे मरे, ये तो बेचारे अनाथों जैसे बच्चे थे, अनाथ तो नहीं थे, अनाथों जैसे बच्चे थे। माँ बाप गरीब थे, झुग्गी झोपड़ियों वाले थे, तो इनके लिए तो कोई कहने वाला भी नहीं कि नो वन किल्ड दीज चिल्ड्रन, है ना, वो भी नहीं होगा। और एक आपको याद होगा कि बॉम्बे ब्लास्ट में, ट्रेन ब्लास्ट में, उसमें भी ज़्यादातर अपराधी निर्दोष साबित हुए। जयपुर बम ब्लास्ट में उसमें भी ज़्यादातर अपराधी निर्दोष साबित हुए। जब इस तरह की सारी घटनाओं की न्यायिक प्रक्रिया पूरे विश्व पटल के सामने है, तो भाई आपके घर में घुस के कोई बम क्यों नहीं चलाएगा। कारण कोई भी हो सकता है। कारण तो अब इस बार तो मजहबी होता है। अरे हाँ, मजहबी से मेरे को याद आया कि दुनिया भर के वीडियो आ गए हैं जिसमें आपको ये नहीं बताना है कि नंबर 1 की आतंक का कोई मजहब होता है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, और आपसी भाईचारा नहीं बिगाड़ना है ना, आपसी भाईचारा बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। और एक वीडियो तो यहाँ तक आ गया है कि भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, जो घायल हुए हैं उसमें इतने तो मुसलमान हैं। याद होगा पहलगाम में भी इन्होंने ये नाटक खेला था कि जो मरा है उसमें से एक घोड़े वाला भी है, वो बाद में पता चला कि वो भाग नहीं पाया था इसलिए मर गया। तो यहाँ भी वही हुआ, क्योंकि ये अचानक से दुर्घटना उनके मतलब उनके हाथ से निकल गई। जो ये फिदाइन नहीं थे, जो बाकी के 300 किलो का अमोनियम नाइट्रेट का हिसाब लेने की बात चल रही थी, तो उस भगदड़ में इनसे लगता है कोई अधबना बम या कोई अधकचरा विस्फोटक वो रास्ते चलते फट गया, इसलिए वो गिनती नहीं कर पाए, वरना वो ये गिनती भी कर लेते कि इसमें कोई उनका भाईजान की मौत ना हो। लगभग 3 साल से ये साजिश चल रही थी,
और हाँ, ये एक और भी आ रहा है कि साहब ये कांड जो है सरकार के समय में हुए, भाजपा सरकार के समय में हुए, पिछले वाले सारे भुला दिए गए, बड़ी अच्छी तरह से मेमोरी से साफ कर दिए गए। तो जिम्मेदारी सरकार की है, यानी जिम्मेदारी सरकार की है, हमें आतंक का मजहब नहीं बताना है, और आतंक का कोई मजहब होता नहीं, और हमें अपने भाईचारे को भी नहीं बिगाड़ना है, ध्यान रखिएगा। इतने सब कामों के बाद आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये आतंकी घटना है। सरकार ने खैर त्वरित एक्शन लिया, जो एजेंसीज थी उनसे जितनी उनकी फाइंडिंग्स आ पाई थी उसके आधार पर कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि ये आतंककारी घटना है। और आतंककारी घटना के क्या मायने होने वाले हैं इस पर थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो इसको ऐसे अभी फ़िलहाल ये बताया गया कि साहब ये वो जो अमोनियम नाइट्राइट इन पढ़े लिखे डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स की वजह से हुआ ये इतना बड़ा कांड, वो रेडिकलाइज्ड थे नहीं थे भाई, उनका तो पता नहीं चल पाता। आखिर तक वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। एक के तो भाई बहन दोनों आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, तो भी परिवार का स्टेटमेंट आ गया कि साहब ये तो बेगुनाह है और निर्दोष है। और यही बात हिंदुओं में बड़ी तुरंत पता चल जाती है कि ये बच्चा रेडिकलाइज हो रहा है, ये आदमी रेडिकलाइज हो रहा है, ये तो इस तरह की बातें करता है। कैसे ही उसने कलावा बांध लिया, तिलक लगा लिया, जय श्री राम बोल दिया, ओ हो, फंडामेंटलिस्ट, रेडिकलाइज्ड। अब तो ये जाके कहीं मर्डर कर देगा, अब आतंकवाद फैला देगा। फैलाया नहीं किसी ने, वो एक मुद्दा है, लेकिन ये किया। तो अब इन लोगों की, इन तथाकथित पढ़े लिखे लोगों, ये पढ़े लिखे लोग एक तीसरी पास मौलवी ने छांटे, उसके कहने पर ये इतने लोग एक साथ जो है एक संगठन बना के निकले। और इस तरीके के संगठन के लोग, या इस तरीके के लोगों का संगठन जो बनाया गया, उसके पीछे कारण ये था कि एक तो इन्हें एक जहर बनाने की प्रैक्टिस, रेजिन नाम का एक कोई बड़ा भारी जहर इन्होंने बनाया जो साइनाइड से भी खतरनाक है। अगर गुजरात की एटीएस उसको समय रहते डिस्क्लोज नहीं कर लेती तो ये संख्या मरने वालों की हज़ारों या शायद लाखों में होती। और उसके चलते हुए क्लू मिला, जिससे कि वो फरीदाबाद में पकड़े गए। फरीदाबाद में उनके पास अमोनियम नाइट्राइट बरामद हुआ, 3 क्विंटल की करीब करीब राशि थी। 300 किलो और खोजने की जरूरत थी, एक आदमी खोजने की जरूरत थी, और उसके बीच में ये हादसा हो गया। आप जानते हैं इस हादसे का अर्थ क्या है? ये भी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो डॉक्टर शाहीन, जो उसमें एक लेडी आतंकणी भी पकड़ी गई हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं चला। जबकि अब खबर ये आ रही है कि जब वो प्रयागराज में अपना डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी, उस समय भी वो इन सब कामों में लिप्त थी। उन्होंने उस एमबीबीएस करने के ज़माने में भी लव जिहाद चलाती थी वो। और फिर उसके बाद उनके पति को कुछ नहीं पता हो, ये भी कैसे संभव है? वरना पति को उन्होंने छोड़ा, या उन्होंने उनको पति ने छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? इतना क्या इतना आसान नहीं होता छोड़ना छाड़ना। तो ये सब बातें हैं। इसको आतंकी घटना डिक्लेयर करने के पीछे तो मकसद एक ही है कि इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब पाकिस्तान से ज़रूर लिया जाएगा। कितना लेना है वो ये अभी निर्भर करेगा कि अभी इस घटना के आसपास कितना कुछ कचरा है जो निकलना बाकी है। कचरा निकलना बाकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना उनके पास सामान था वो कम से कम 200 जगहों पर विस्फोट करने के लायक थे, करने की साजिश थी। वो हमारे त्योहारों पर विस्फोट करने की साजिश कर रहे थे। त्योहारों का भी आजकल आपको पता ही है कि पिछले 2 सालों से वो आए हों, मुजम्मिल या डॉक्टर शाहीन या ये लोग आए हों या ना आए हों, तो भी यहाँ के लोग ही सक्षम थे कि त्योहारों पर वो हमारे ऐसी तैसी पत्थर चला के और पेट्रोल बम चला के और हमें मारपीट करके वो अपना कसक निकालते रहते थे। उसके बाद अब ये जो हाँ, 6 दिसंबर को अयोध्या अभी भी इनके फांस की तरह चुभ रही है। आप मान के चलिए कि सारा मुस्लिम वर्ल्ड इस एक अयोध्या के राम मंदिर की वजह से एकजुट होने की ताकत रखता है। और आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं से अयोध्या पर अटैक जरूर करेंगे। और बस एक ही गुजारिश है इन लोगों से कि हिंदू बहुत सहिष्णु है,
हिंदू आपके हर गोली बारूद दंगे फसाद धीरे धीरे सहता रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 100 करोड़ है। किसी एक अयोध्या जैसी घटना अगर आपने कर दी, या कोई ऐसी घटना कर दी, या कोई ऐसी घटना कर दी जहां पर ये ट्रिगर हो गया, तो ना देश के संभाले संभलेगा और ना आपके संभाले संभलेगा। इसलिए अगर आपके पास आसपास कोई रेडिकलाइज आदमी है भी, तो उसको और कुछ मत समझाओ, कम से कम इतना समझा दो कि मालिक, एक के बदले 10 चले जाएंगे, क्या फ़ायदा, रहने दो, एक निश्चित सीमा तक ही अपनी हाय हाय कर लो। और रही बात ये कि देश का क्या होगा और देश में रहने वालों का क्या होगा, तो ये तो तब हम माने ना जब यहाँ पर देश में रहने वाले ही जो विधानसभा में पहुंच गए, जो नेता बन गए, जो बड़े भारी आईएएस बन गए, जो कहीं वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उसके बावजूद भी वो कहते हैं देश हमारा नहीं है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं करेंगे। 150वीं वर्षगांठ पर भी उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। वंदे मातरम गाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि साहब ये एक आराधना का सूचक है। आराधना होती है, हम किसी के आगे नहीं झुकते सिवा अल्लाह के। और ये जो 5 लाख दरगाहें हैं ना, जिनमें जाके रोज मत्था टेकते हैं, उसकी आलोचना नहीं करेगा, जो कि साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है कि हराम है। जो साफ साफ लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान में पक्की कब्र नहीं बनानी, वो इनको चाहिए। वो कब्रिस्तान भी चाहिए, पक्की दरगाहें भी चाहिए, उनके आसपास बड़ी बड़ी बाउंड्रीज भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मिलजुल कर एक जगह आती हैं कि किसी तरह से इस देश के बड़े से बड़े भूभाग पे कब्जा हो, बड़े से बड़े भूभाग को अपने कब्जे में किया जाए, देश की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। क्योंकि देश नहीं है, इन्हें हमारा मजहब चाहिए, अपना मजहब चाहिए, और उस मजहब को मानने वाले ही उस देश में रहेंगे। एक तो मैं इतनी कोशिशों के बाद, इतने सोचने के बाद भी ये नहीं सोच पाया है कि एक दिन मान लीजिए सारे एक ही मजहब के हो जाएंगे। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, 8 बिलियन आदमी जो है वो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, दीन को मानने वाले हो जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। पहली चीज़ तो अल्लाह के प्यारे अगर होने होते तो अल्लाह ही उनको मुस्लिम पैदा करता है, क्या जरूरत थी दुनिया भर में पैदा कर ना होने देता उनको। गलती से हो भी गए तो बालपन पे ही पता चल जाना चाहिए था कि नहीं, गलती हो गई, अभी से इसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दो। लेकिन जब सारे इस्लाम में आ जाएंगे, सारे जन्नती हो जाएंगे, सारे जन्नत के हकदार हो जाएंगे, तो होगा क्या ये देश, ये विश्व कैसा लगेगा? मैं तो सोच सोच के अजीब सा मुझे लगता है। खैर, अब इन लोगों की माया तो यही जाने। मैं तो केवल इतना कहने के लिए फिलहाल इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि इनका मजहब के प्रति प्रेम कितना झूठा है, वो केवल इसी बात से साबित होता है कि उसके नाम पर करते तो सब कुछ है, करना सब कुछ चाहते हैं, दूसरों को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी ने वंदे मातरम की खिलाफत करने के बावजूद भी एक मजार के खिलाफ वो खड़ा नहीं हुआ कि साहब ये मजार नहीं यहाँ बनेगी, या साहब हमें मजार नहीं चाहिए, या ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इसमें ये इस तरीके की चीज़ें नहीं बनेंगी। अब तो उल्टा है, मजार होगी तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि वो बाई यूज़र हो जाते हैं। तो इस विचित्र कथा में जो फंस गए, इसमें केवल 2 बातें और रह जाती है। एक तो ये कि जो SIR जैसी चीज़ें आती है, अभी आपने देख लिया इसमें बिहार के इलेक्शन में SIR के कितने साफ सुथरे इलेक्शन हो गए SIR के बावजूद। लेकिन इन इसको देखने के बावजूद भी अभी भी तमिलनाडु जैसी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ी हुई है कि साहब SIR नहीं होना चाहिए। वो इसी अपीजमेंट के चलते। क्यों? क्योंकि उनको घुसपैठिए जो है वो माई बाप लगते हैं, घुसपैठिए उनके भाई बिरादर हैं। यहाँ का रहने वाला आदमी चाहे रोजी रोटी के लिए तरसता रहे, लेकिन घुसपैठियों की खाने पीने रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ठप्पा लगता है। बिहार में 90% अल्पसंख्यकों ने एक तरफा वोट किया है, 90%। आप अपनी गति जान लीजिए कि जैसे ही एक थ्रेशोल्ड से ऊपर ये जाएंगे, ये आपको ना तो सरकार बनाने देंगे और ना ही उसके बाद इस देश में आपको
इस हालत में रहने देंगे जिस हालत में आप हैं। वो लुंगी उंगी पहन के और टोपी लगा के रह सकते होंगे, टीका लगा के कलावा बांध के नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो हो गई, असदुद्दीन ने कह दिया कि भाई हमारी संख्या इतनी है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और फलाना ठिकाना, हमें मतलब एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे वाले ढर्रे पर आ गए हैं। इस बार बड़ा ये देखना बड़ा रोचक रहेगा कि असदुद्दीन को इन्होंने कितना माना है। अगर माना है तो, और अगर नहीं माना है तो भी, ये बात तो कीड़ा तो ओवैसी साहब आप घुसेड़ने में कामयाब हो गए कि आप सत्ता दिलाने वाले मत बनिए, आप सत्ता लेने वाले बनिए। ठीक है, इस बारे में मुझे अंततः इनका इलाज क्या है, इलाज इतनी बड़ी संख्या के साथ आप युद्ध नहीं कर सकते, आप भगा नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अंततः वो आपके नागरिक है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। वो अपने साथियों को नहीं रोक रहे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जबकि अगर आप वाकई ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कुछ लोग ही रेडिकलाइज्ड हैं, तो जो 99% अच्छे लोग हैं, क्या उनको बिल्कुल खबर नहीं होती कि उनके बीच में एक ऐसा आदमी पनप रहा है, या एक ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो इस काम को कर रहे हैं? क्या जब मस्जिद में खुतबा पढ़ा जाता है या मस्जिद में कोई अनाउंसमेंट होता है तो केवल उस 1% को ही पता चलता है और बाकी 99% लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं उन्हें कोई भनक नहीं लगती? अगर कोई भनक नहीं लगती तो किसी मस्जिद से फ्राइडे की नमाज के बाद सारे लोग एक साथ पत्थर लेकर कैसे निकल पड़ते हैं? इसलिए इस तरीके के जो तथाकथित सेकुलरवादी तर्क हैं, वो देखो गले उतरते नहीं है, लेकिन अब ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि रहना है आपको। तो रहने में भाई आंखें तो नहीं बंद करनी है, और कुछ नहीं है तो आपके आसपास। हाँ, आज एक ये एडवर्टीजमेंट वापस चल गया कि कृपया बैठने से पहले अपने आसपास देख लें कि कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। हम लोग आज से 10 साल पहले के उसी रिजीम में पहुंचने की कगार पर पहुंच गए, जब हर चीज़ देख के होती थी, कोई किसी वस्तु को उठाना नहीं है, आसपास देख कर बैठे हैं कहीं बम न हो। अब आइए, जो मैं असली बात कह रहा था कि इसको टेरर अटैक डिक्लेयर कर दिया है कैबिनेट ने। क्या रेमिफिकेशंस है उसके? रेमिफिकेशंस ये है कि आपने इस देश के सर्वोच्च नेता यानी नरेंद्र मोदी के अहम पर चोट किया। विपक्ष के नाते आप ये कह सकते हैं आपने उनका घमंड तोड़ा है, गुरूर तोड़ा है। क्या वो ठोक के कहता था कि जब से एनडीए की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से ये ब्लास्ट होने बंद हो गए। फिर बाद में आपने धीरे धीरे लोन अटैक्स इधर उधर, लोन अटैक्स में भी मेरे को एक चीज़ कभी कभी खटकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो धर्म जाति का बाकी सब चीज़ों में नाम बंद है, केवल वो वोट के टाइम पे आप जोर जोर से चिल्ला सकते हैं कितने % कौन है, क्या है, कौन से धर्म के लोग हैं, कौन सी जाति के लोग हैं। लेकिन अचानक से जो आपकी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, अचानक से जो आप देखते हैं कि एक लारी घुस जाती है और 10 कारों को रौंद देती है, अचानक से आप देखते हैं कि जो तथाकथित छोटी सड़क दुर्घटना हो सकती है जिसमें 10 20 30 लोग मरने लग गए अचानक से, इनमें देख लीजिएगा। अगर आप कोई, चूँकि मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात का संदेह होता है कि ये भी कहीं वो लोन वुल्फ अटैक वाले ही तो नहीं है। तो उसके अहम पर आपने चोट की है, उसके अहम पर आपने चोट की है, तो उसका नतीजा, मैं नरेंद्र मोदी को न व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ना मैं उनका कोई कभी दाएं बाएं भी उनके रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस आदमी के अहम पर चोट करने के बाद किसी न किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस केस में हो सकता है पाकिस्तान हो, या उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं, वो कोई ऐसे आदमी को कोई ऐसा काम कर बैठे जो आपकी समझ में ही ना आए। खैर, इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं लॉयर मिस्टर अश्विनी उपाध्याय, मैं उनको ज़रूर देखता हूँ, तो उनके बारे में जो उन्होंने कानून के बारे में कहा, उन्होंने कहा है कि जैसा अपराध हो उसकी टक्कर का कानून होना चाहिए। ये जो अपराध है ये कभी डेमोक्रेसी में, मतलब डेमोक्रेसी नहीं, आज से 150 साल पहले जब हमारे लोग संविधान बनाने और संविधान
के बारे में सोच रहे थे और संविधान बनाने की प्रक्रिया में थे, उन्हें आइडिया ही नहीं था कि इस तरीके के भी अपराध होंगे। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ऐसी ऐसी विकृत मानसिकताओं वाले लोग होंगे। इनके लिए अगर, अब जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि 18 साल बाद भी आदमी छूट जाता है, अगर ये कानून मौजूद रहेंगे तो भाई साहब बम धमाके होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। और ये बात जरूर होगी कि 2-4 दिन आप गिनती करेंगे, 2-4 दिन न्यूज़ वाले भी उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद दैट विल बी वन ऑफ इट, एक हो जाएगी, अगली घटना का हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा मत होने दीजिए, या तो सरकार पर जोर लगाइए या स्वयं सावधान रहिए, लेकिन इस चीज़ों को, इन घटनाओं को अवॉइड करने की कोई ना कोई, इन घटनाओं से निपटने के लिए कोई ना कोई तकनीकी तो विकसित करनी पड़ेगी, हमें भी और सरकार को भी। आज बस इतना ही, बिहार इलेक्शंस के बाद फिर बात होगी। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक ये सूचनाएं पहुंचती रहें। शेयर और लाइक करेंगे तो और भी अच्छा होगा। अपने कमेंट्स डालेंगे तो मेरे को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।